सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेरे बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी कविता संकलन। आधुनिक हिंदी कविता संकलन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हरीश बादानी की रचना। हरीश बादानी की रचना मैंने नहीं कल ने बुलाया है। मैंने नहीं कल ने बुलाया है। इनकी दूसरी रचना है मैंने नहीं कल ने बुलाया है। रेत में नहाया मन। दूसरी रचना है रेत में नहाया मन। रेत में नहाया मन इनकी दूसरी रचना है। और तीसरी इनकी जो रचना है एक एक क्षण जिया गया। एक एक क्षण जिया गया। ये 3 रचनाएं हैं हमारी पाठ्यक्रम में। एक और है, 3 नहीं है, 4 रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में। प्यास सीमाहीन सागर। प्यासा सीमाहीन, प्यास सीमाहीन सागर। हरीश बादानी की 4 रचनाएं, 4 कविताएं। सबसे पहले कविता मैंने नहीं कल ने बुलाया है। मैंने नहीं कल ने बुलाया है। दूसरी कविता हमने चर्चा की रेत में नहाया मेरा मन। रेत में नहाया मन, एक एक क्षण जिया गया। प्यास सीमाहीन सागर। ये हमारे पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं हैं, जिस पर हमने सबसे पहले प्रथम जो कविता है इस पर हमने सप्रसंग व्याख्या की गत वीडियो में कि मैंने नहीं कल ने बुलाया है। कहते हैं मैंने नहीं बुलाया, आने वाले समय ने आपको बुलाया है। हमारा जीवन किस प्रकार से एकांकीपन में हम जी रहे हैं उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। हमारा जीवन में किस प्रकार से निरस्ता आई है, किस प्रकार से हम हमारा घर सजावटी पत्थरों से बनाया है, इतना सुंदर बनाया है कि आदमी के बीच दीवार बना ली। हमने आदमी के बीच दीवार पैदा कर ली। घर के दरवाजे हैं, गेट है, इतने सजावटी बना लिए कि हमारे घर की रोशनी है वो घर तक ही सीमित रही है। हमारे घर की रोशनी फुटपाथ तक ही जाती है, नहीं कि घर वाले के घर में किसी के प्रवेश होती है। तो कवि का आशय ये है कि जिस घर की रोशनी शेड के अंदर बंद है, उसका स्नेह है, उसका लगाव वहीं तक सीमित है, वहीं तक है। दिन में शहर में एक झुल्ला की भांति पूरा दिन अपने आप को खपाता है और जैसे ही संध्या हुई अपने चारपाई पे आकर लेट गया और लगता है कि मृत अवस्था में हो। दिन में झूले की तरह पूरा शहर झूलता है और जैसे ही संध्या हुई अपने घर में आया और लेट गया और फिर सुबह हुई वैसे के वैसे चल पड़ा। यानी कि अपना जीवन यंत्र रूपी बना लिया है हम लोगों ने। और कहते हैं मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मुझे छेड़ियाँ लेकर बुलाया है। उस ऐसी निरस्ता को तोड़ने के लिए, हथौड़े छेड़ी से उस निरस्ता को तोड़ने के लिए मैंने नहीं कल ने बुलाया है, आने वाले समय ने बुलाया है। कहते हैं आदमी अपने आदमी के लिए अजनबी बनता जा रहा है। तुम्हें मन खोल कर मिलने बुलाया है। मन में जो प्रेम है, स्नेह है, वो समाज में सभी के साथ होना चाहिए था। वो प्रेम एकांकीपन के कारण, अपने निरस्ता के कारण, किसी के साथ स्नेह प्रदर्शित नहीं करने के कारण अपना जो जीवन है वो यंत्रवत बन गया है। इसके बाद यंत्र की भांति बन चुका है। जीवन भर में निरस्ता आ गई है। इसलिए मैंने कहते हैं तुम्हें मन खोल कर मिलने बुलाया है। मन खोल कर मिलने बुलाया है क्योंकि बल्ब की रोशनी शेड के अंदर बंद है।
बल्ब की रोशनी है वो कहाँ पर बंद हो गई है? शेड के अंदर बंद हो गई है। सिर्फ परछाई उतरती है वो भी फुटपाथ पर। जिंदगी की जिल्लत के ऐसे सफ़े तो पढ़ लिए, तुम्हें अगला सफ़ा पढ़ाने के लिए मैंने नहीं कल ने बुलाया है। जिंदगी का तजुर्बा, जिंदगी जीने का ढंग तो आपने बना लिया, लेकिन जीवन जीना कैसे है उसके लिए आने वाला समय है वो आपको बताएगा। मैंने नहीं कल ने आपको बुलाया है। तो इस कविता में हमने पढ़ा, इस कविता में शहरी जो सामाजिक जीवन की जो यथार्थ अजीबीपन है उसका यहाँ कवि ने हमारे सामने जो मेल मिलाप कम होता जा रहा है, स्नेह जो कम होता जा रहा है, ऐसी विचार उनको हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है। हम दूसरी कविता पढ़ने जा रही हैं, रेत में नहाया मेरा मन। रेत में नहाया मेरा मन, इस कविता में हम साथ में श्यामपट पर थोड़ा सा लिखेंगे, फिर इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। रेत में नहाया मेरा मन। हरीश बदानी की कविता है, रेत में नहाया मेरा मन। इसमें देखो कि रेत में नहाया है मन, रेत में नहाया है मेरा मन। रेत में नहाया है मेरा मन, आँच नीचे से आँच नीचे से आग ऊपर से आग ऊपर से वो धुआएं कभी झलमलाती जगह वो पिघलती रहे, बुदबुदाती रहे, बहे। तो क्या बताया, रेत में नहाया मेरा मन, आँच नीचे से आग ऊपर से वो धुआएं कभी जलमलाती जगह वो पिघलती रहे बुदबुदाती बहे। रेत में नहाया मेरा मन, हरीश बादानी की कविता है। हरीश बादानी की ये कविता है, रेत में नहाया मेरा मन। इसमें कवि ने राजस्थान की जो रेत राशि है उससे पीड़ित जो जन है उनकी जीवन की जो मार्मिक राखी हमारे सामने प्रस्तुत की है। राजस्थान की रेत किस प्रकार से जो जीवन है उस जीवन को किस प्रकार से पीड़ित करती है जनजीवन को, वो बातें हमारे सामने हरीश बदानी जी ने रेत में नहाया मेरा मन में हमारे सामने प्रस्तुत की है। जून जुलाई का महीना हो और उस जून जुलाई में सूर्य की तप और वो रेत की तप, उसमें रहने वाले प्राणी का जनजीवन किस प्रकार का होगा, लेकिन वो जो प्राणी है किसी से शिकायत न करते हुए, अपने जीवन की शिकायत न करते हुए, अपने आप को गुनगुनाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी ये जो व्यथा है वो इस कविता में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। जीवन की जो मार्मिक चित्रण हमारे सामने इस कविता में हुआ है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो क्या बताया, रेत में नहाया मेरा मन। कवि यहाँ बताया है राजस्थान की रेतीली जो दरा है, धरती है, ऊपर से आग बरसती है। तो कहती है आँच नीचे से आग ऊपर से, दरा जब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की
तप्त हो जाती है, उस अग्नि में उसका मन है वो रेत में सदैव स्नान करता है और उस उमस की आंच इस प्रकार से रहती है जिस प्रकार से चूल्हा हो या भट्टी हो उसमें राख की तपन कितनी होती है, इस प्रकार से जीवन होता है उनका। तो ऊपर से आग होती है, इस प्रकार से घरों में जो धुआं निकलता है उस तपन को और उससे बढ़ा देता है, उस तपन को और बढ़ा देता है और आँच के रूप में झलझलाती जिंदगी का आभास करा देता है। जीवन में किस प्रकार से निरस्ता पैदा करता है वो जो वातावरण है उसका वर्णन किया कि गर्मी की जो शुष्कता रूपी बर्फ है, जीवन की जो शुष्कता रूपी जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलती रहती है, यानी कि जीवन के जो पल है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और लोग अपनी वेदना को अस्पष्ट शब्दों में बयान करते हैं। और रेत में नहाया मेरा मन, फिर भी वो लोग हैं वो बेफिक्र रहते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं करते। इस प्रकार यहाँ राजस्थान के रेत तराशी से घिरे हुए लोगों का जन जीवन है वो इस कविता में बताया है कि ऊपर से तो आग बरसती है, नीचे जो सूर्य की तपन से रेत राशि है, रेत जो राशि है वो क्या हो जाती है, वो तृप्त हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, गर्म से हो जाती है। ऐसा प्रकार से वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ घरों में चूल्हे जलाए जाते हैं, उससे निकलने वाला धुआं उस तपन को और बढ़ा देते हैं। तो सब जगह उसका जीवन है जलाती सी रहती है, वो पिघलती रहे, जीवन रूपी जो इनकी अवस्था है वो बर्फ की भांति पिघलती रहती है। इस प्रकार का जीवन है वहाँ का। तो जो राजस्थान के रेत राशि में घिरे हुए जीवन की ये यथार्थ चित्रण इस कविता में किया गया है। आगामी क्या बताए हैं, देखो आगामी क्या बताते हैं, रेत में नहाया मेरा मन। आगे बताते हैं, घास सपनों से बेल अपनों से घास सपनों से बेल अपनों से सांस के सूत में सात सवर गूंथ कर बेरवी में कभी सात केदारा, बेरवी में कभी सात केदारा कुंगी घाटी में सुनने दोरों पर एक आसन बिछाया है, रेत में नहाया मेरा मन। रेत में नहाया मेरा मन क्या बताया है, रेत में नहाया मेरा मन, घास सपनों से बेल अपनों से, सांस के सूत में सात सवर गूंथ कर, बेरवी में कभी सात केदारा, गूंगी घाटी में सुने दोरों पर एक आसन बिछाया है, रेत में नहाया मेरा मन, रेत में नहाया मेरा मन। अब देखो इसमें क्या बताया है, आपने देखा होगा रेगिस्तान में घास किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से बेल होती है।
और उस बेल में किस प्रकार से घास में और बेल में किस प्रकार से वहाँ पनप पाती है या नहीं पनप पाती, उसका यहाँ रेतली जो परिवेश है, उसका जीवन है, उनके मार्ग की यहाँ अभिव्यंजना हुई है इस कविता के माध्यम से। क्या बताते हैं यहाँ हरीश बदानी जी, रेत में नहाया मेरा मन, तो बताते हैं कि रेत में नहाया है मेरा मन, घास सपनों से, यहाँ घास को एक सपने की बांधती है। जिस प्रकार स्योपन आता है रात्रि को, मधुर मधुर स्योपन आता है, जब सुबह उठकर देखते हैं यथार्थ की भूमि पर जब लौट के आते हैं तो स्योपन ही रह जाता है, यथार्थता नहीं होती उसमें, वो काल्पनिकता होती है। इस प्रकार यहाँ घास तो सपने की बांधती है, बेल अपनों की भांति। बेल का यहाँ बताया है कि यहाँ अपना तब मिलता ही नहीं है। जिस प्रकार बेल आलिंगन करती हुई किसी सहारे पर चढ़ती है, इस प्रकार यहाँ बेल नामात्री नहीं है, किसी का अपना तब नहीं है, कम ही मिलता है अपनों का प्यार, अपनों का स्नेह लगाव कम ही मिलता है। तो बताया है कि यहाँ तो सांस रूपी सूत में संगीत रचा है, एक श्वास आ रहा है दूसरा जा रहा है, उस में भी यहाँ के जो कवि, यहाँ के जो निवासी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, श्वास आरूपी में संगीतों की रचना कर रखी है, गीतों की रचना कर रखी है। आपने देखा होगा जो ये जीवन व्यतीत करते हैं, गडरिया है या ये संगीत का ही एक सहारा लेते हैं, अन्यथा जगह जाते हैं, वहाँ देखते हैं ये लोग कि इनका साथी कोई होता नहीं है, संगीत ही इनका साथी बनता है। वीरान जगह में ये जहाँ भी ठहरते हैं एक अलगाव करते रहते हैं एक संगीत के माध्यम से। इस प्रकार रेतीले दौरों में वहाँ गडरियों की भांति ये जीवन व्यतीत करने वाले लोग, इनका एक सहारा है। श्वासारूपी सूत से ये स्वर निकालते हैं, सुर निकालते हैं। तो आया है ना, सांस के सूत में 7 स्वर गूंथ कर, ये 7 स्वरों को गूंथ कर बेरवी राग में अपना राग अल्पाते हैं, अपना राग को सामने हमारे प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार जो यहाँ के निवासी है, इनका जीवन यापन है, अनकत प्रयास करते रहते हैं, जीवन जीने की लालसा नहीं छोड़ते, जीवन जीने की लालसा छोड़ते नहीं है, थोड़े में भी अपना गुजारा करते हैं। समय को किस प्रकार से डालना है, किस प्रकार से रहना है, ये अपने शून्यपन को दूर करने के लिए अपने श्वासों से एक ऐसा स्वर का निर्माण करते हैं जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो रेतीली यहाँ रेगिस्तान में पानी का तो अभाव ही रहता है, इसलिए यहाँ जो तेज रफ्तार में हवा चलती है, उस रफ्तार से रेत जो उड़ती है, उस रेत में ही ये क्या करते हैं, स्नान करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि जैसे ही रेत उड़ती है, इस रेत में ही ये स्नान करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी का तो क्या रहता है, सदैव अभाव ही रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि यहाँ पर रेत में नहाया मेरा मन। तो घास सपनों से, बेल अपनों से कम ही यहाँ मिलती है। घास तो सपनों से, बेल अपनों से यहाँ क्या मिलती है, कम ही मिलती है। अब आगे देखो क्या बताया है कविता में कि यहाँ गूंगी घाटी में सुननी है, दिलों में क्या है, कि यहाँ जो गूंगी घाटी को बताया गया है कि यह रेतीले की जो घाटियाँ हैं, इसमें किसी प्रकार की चंचलता नहीं है, इसलिए ये गूंगापन सा यहाँ संकेत है। इसलिए यहाँ पर एक आसन बिछाया है, वहीं पर सो जाते हैं, इसलिए रेत कर नहाया मेरा मन। आंधियों की काख में आसमाना, आँख में धूप की पग रखी, ताबाई अंग रखी, होठ आखर रचे, शोर जैसे रचे, देख हिरनी लजी, आज सज चली, इस दूर तक निभाया है, रेत में नहाया मेरा मन। तो कवि क्या कहते हैं, रेगिस्तान के जो लोग हैं, रेगिस्तान के जो लोग हैं वो विपरीत जो प्राकृतिक परिवेश है उसमें निवास करते हैं, रहते हैं। अनुकूल नहीं है, लेकिन अनुकूल बनाने का यत्न करते हैं, सदैव उनमें रहते हैं। धूप हो चाहे ताप हो, उसमें रहकर जीवन चर्या है उसको निभाते हैं। ये निभाते हुए आंखें आसमान की ओर सदैव निहारती रहती है कि आकाश में बादल मंडराएंगे, और बादल मंडराएंगे जिससे वर्षा होगी और फिर खेत हमारे हरे भरे होंगे, पावस आएगी साहिबा बोलने लगा मोर। इस प्रकार की इनकी सदैव मनोभावना रहती है। और इसमें कहते हैं कि शरीर
होता है इनका, मट मेला होता है, पैरों में ये जूतियाँ पहने हुए मट मेले अंगरखी सी पहनते हैं। इनके होठों पर कुछ कहते हैं कि कुछ होठ इनके कहते रहते हैं, यानी गुदगुदाते रहते हैं, कुछ अपनी वेदनाएं प्रकट करना चाहते हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि इनके होठ गुदगुदा रहे हैं तो कुछ शोर मचा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं है, स्वर नहीं है, आवाज़ नहीं है। इनकी दशा दुर्दशा देखकर, इनकी दशा दुर्दशा देखकर प्रकृति रूपी हिरणे, प्रकृति रूपी जो मृग है वो भी क्या कर देता है, वो भी शर्मा जाता है, वो भी शर्माता है, वो भी क्या करता है, उसको भी लज्जा आती है, वो भी क्या हो जाता है, प्रकृति रूपी जो मृग है उसमें भी क्या, वो उसमें कौन सा भाव आ जाता है, लज्जित का भाव आ जाता है, उसमें लज्जा आ जाती है, शर्मा जाता है। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से कहते हैं जो रेतीला परिवेश है वहाँ का जनजीवन किस प्रकार से है उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। वहाँ के निवासियों की जो वास्तविक जीवन है उनकी यथार्थ की जो झांकी है हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहले बताया हमने हरीश बदाने के माध्यम से कविता में वहाँ पे जो लोग हैं किस प्रकार से जीवन जीते हैं, घास अपनों से, वह घास तो किस प्रकार से, जिस प्रकार सपना हो, और कहते बेल अपनों से कम ही मिलती है, अपना तो वहाँ पे है ही नहीं। श्वासों का तार लिए हुए, श्वासों को स्वर में रचते हुए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भैरवी राग में गीत पाते हैं। आपने फिर मैं आपको बताऊं कि आपने गडरियों का या जो मकर जाति के लोगों को देखा होगा जो गौवंश को लेकर या भेड़ बकरियों को लेकर आते हैं, ये जो सुनसान जगह में अपने आप अकेले को अलगाव को दूर करने के लिए, अपने निष्ठा को तोड़ने के लिए एक गीत का वादन करते हैं जिसमें मधुरता होती है, अपने आप ही गुनगुनाते हैं। प्रकृति रूपी जो मृग है वो इनको देखकर क्या लज्जा महसूस करता है, क्योंकि ये रेगिस्तान में पानी तो कम ही मिलता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे ही आंधियाँ चलती है, रेत उड़ती है, उस रेत से ही ये स्नान करते हैं। तो कहते हैं रेत में नहाया मेरा मन, रेत में नहाया मेरा मन, ये बताया है इस कविता के माध्यम से कि रेत में नहाया मेरा मन, राजस्थान की जो भूभाग है रेतीला उसका यहाँ प्रतीक के माध्यम से वर्णन किया गया है। दूसरी इनकी कविता है एक एक क्षण जिया गया। कौन सी है? एक एक क्षण जिया गया, एक एक क्षण जिया गया। ये आगामी वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं। जो आपको करवाया है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से इसको तैयार करें, अपने रजिस्टर में अंकित करें। जो आपको पंक्तियाँ अच्छी लगी उनको रजिस्टर में लिख लिया करो। साथ साथ में जो हमारी जो 4 रचनाएँ बताई इनकी कौन कौन सी है। सबसे पहले हमने रचना की थी, रचना का नाम था रेत में नहाया मेरा मन। इससे पहले मैंने नहीं कल ने बुलाया है, रेत में नहाया मेरा मन। दूसरी कविता हमने की थी कि एक एक क्षण जिया गया, प्यासा सीमाहीन सागर। ये इनकी कविताएं हैं। बची हुई कविताओं को आगामी वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। आज यही विराम देते हैं। धन्यवाद।